नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। जैसे कि हम सबका अभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टॉपिक चल रहे हैं। इससे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखे भी हैं और आगे इसी टॉपिक का क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं और जल्द ही न्यू टॉपिक पर भी हम लोग आएंगे। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। आज यहाँ से क्वेश्चन होना है। ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे कि क्षय रोग किसका उदाहरण है। इसमें 4 रोग का नाम दिया गया है और कह रहा है कि इसमें से किसका उदाहरण है। तो क्षय रोग किसका उदाहरण होता है? तो ये अधिगृहित विकार रोग का मतलब कि ये इसका उदाहरण है। तो यहाँ तक हम कल डिस्कस कर चुके थे। यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन होगा, डेंगू रोग का वाहक है। मतलब डेंगू रोग कहाँ, मतलब कैसे आता है, कहाँ से फैलता है, किसके जरिए आते हैं, मतलब कि वाहक है। जैसे क्या कोई चीज़ एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं ना, तो कहते हैं ना कि वाहन के जरिए ले गए। तो वही वाहक कह रहा है कि मतलब कि कहाँ से आता है, किसके जरिए ये फैलते हैं। तो डेंगू रोग आप सबको पता है कि मच्छर से होते हैं। ये सब आप लोग जानते भी है कि मच्छर से होते हैं, लेकिन आपसे पूछेगा नाम मच्छर का, कि उस मच्छर का नाम बताए। तो इसमें 2 ऐसे मच्छर है। जैसे क्या यहाँ पर तो 2 मच्छर 3 मच्छर दिया है, लेकिन 2 मच्छर में आप लोग देखते होंगे कि इन दोनों से रोग होता है। इससे क्या हो जाता है, तो एडिज जो मच्छर है इसके काटने से डेंगू रोग होता है। और इन जो एनाफिलीज मच्छर होते हैं, एनाफिलीज में भी जो मादा मच्छर होते हैं उन्हीं के काटने से होते हैं। और इसका जो जनन जो मच्छर होते हैं, मेल जो एनाफिलीज मच्छर होता है, उसको मतलब कि कह सकते हैं कि वो उसके काटने से कुछ नहीं होता है। वो जनरली फूल के जो फूल सब पे बैठते हैं, वो ह्यूमन का जो ब्लड है वो नहीं लेते हैं जनरली। ये प्रजनन के लिए जो मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं वो लेते हैं और इससे मलेरिया होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन था डेंगू को लेकर। और इन दोनों मच्छर से या इसके काटने से जब आदमी को फीवर जनरली आ जाते हैं, तो इसमें एडिज मच्छर के से जो डेंगू होते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट कम हो जाता है। इसमें भी प्लेटलेट कम होते हैं, इससे भी प्लेटलेट क्या होता है, कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से गृह मच्छर के गृह मक्खी जो होते हैं, जिसे आप लोग घर वाली जो मक्खी कहते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग स्टार्टिंग में बताए थे कि किसके काटने से क्या होता है। सैंड फ्लो जो होता है, सैंड फ्लाई होता है, उसके काटने से क्या होता है। तो ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। जो स्टार्टिंग में हम लोग का क्वेश्चन था वहीं पर हम लोग देखे थे। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से किस तरीके से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमने आपको डिटेल्स में बता दिए। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप अगर हमसे पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हम आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करके बताते हैं जहाँ से क्वेश्चन और भी दूसरा क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो आपको वो बनेगा। क्योंकि बहुत सारे आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपको लगता होगा कि हमने इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े, इस टॉपिक का पूरा पढ़े, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। तो क्वेश्चन आया कहाँ से? वहीं से जो अलग टाइप का क्वेश्चन राइज हो सकता है वो आपसे पूछ लिया जाता है और वो आपको डायरेक्ट नहीं टकराता है। यही दिक्कत होता है। तो इसीलिए हम आपको सारा कुछ बताते हुए चलते हैं और ये आपको कहीं पर नहीं बताया जाएगा। इसलिए हम आपको सारा जो डिटेल्स में होते हैं सारे क्वेश्चन को, हम जहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर भी लगता है कि इसे एक से अधिक क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो वहाँ पर हम आपको बताते हैं। और अभी तक जो क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, अब आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद आपका वैकेंसी के बारे में जैसे कि आप सबको अब तो पता चल ही गया है। तो अब आप लोग देरी बिल्कुल भी नहीं करिएगा और इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉल करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। अगला है कि वह रोग जिसमें किसी देश में आयात किया जाता है, जिससे अन्यथा ऐसा नहीं होता है। मतलब कि ये क्या होता है, विदेशी, मतलब आयात मतलब विदेश से ही आएंगे। उसके बाद है आपका कि क्षय रोग एक संक्रमण बीमारी का कारण है। क्षय रोग किसके कारण फैलता है? तो ये आपको बैक्टीरिया के कारण फैलता है। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। क्वेश्चन भी कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन छूटा हुआ था, वहाँ तक हम लोग 4-5 क्वेश्चन वहाँ का कर चुके थे। तो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कह रहा है कि मीजल्स के चकत्ते सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देता है?
आप लोग को बार बार कहते हैं कि व्हाट्सअप मैसेज किया करिए। कह रहे हैं कि जो मीजल्स के चकत्ते सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देता है? धड़ पर, चेहरे पर, हाथ पर या पैर पर? तो ये कहाँ पर सबसे पहले आते हैं, मतलब दिखाई देते हैं? ये चेहरे पर आने शुरू हो जाते हैं। मीजल्स एक बीमारी है, मतलब कि डिजीज है जो कि चकत्ते चकत्ते निकलने लगते हैं। तो वो कहाँ पर होता है? सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देता है, चेहरा पर आना शुरू हो जाता है। अगला है कि एमडीटी की किस बीमारी में दी जाती है? ये मतलब कि मेडिसिन है, यही कह रहा है कि किस बीमारी में ये दिया जाता है? पोलियो में, टीबी में या लेप्रोसी या एड्स में? तो ये किस में दिया जाता है? तो ये आपको दिया जाता है लेप्रोसी में। किस में? लेप्रोसी में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला है कि डिप्थीरिया कह रहा है कि डिप्थीरिया सबसे ज़्यादा किस माध्यम द्वारा फैलता है? इसमें 4 आपको ऑप्शन दिया गया है। तो कह रहा है कि किसके द्वारा ये ज़्यादा फैलता है? फेकल, ऑरल रूट के द्वारा या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा या फोमेट्स के द्वारा? तो ये किसके द्वारा सर्वाधिक फैलता है? तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। डिप्थीरिया सबसे ज़्यादा फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टेटनस किस माध्यम से फैलता है? घाव का टेटनस जीवाणुओं के द्वारा संक्रमण होने से या दूषित पानी से या दूषित भोजन से या उपयुक्त सभी से? तो टेटनस कैसे फैलेगा? तो ये आप बता ही सकते हैं। टेटनस तो ऐसा है नहीं कि दूषित पानी में फैलना शुरू हो जाता है। पानी जनित तो अलग अलग रोग होता है ना, जैसे टाइफाइड सब होता है, ये सब दूषित भोजन पानी करने से टाइफाइड सब होता है। और मतलब कि दूषित पानी से और भी होता है, जैसे क्या हैजा सब, ये सब भी दूषित पानी से होते हैं। लेकिन ये टेटनस का रहा है, तो टेटनस किस माध्यम से फैला है? ये घाव का टेटनस जो है वो जीवाणुओं के द्वारा संक्रमण होने से क्या होता है कि ये फैलता है। धीरे धीरे उसका जो फैलाव है वो बढ़ने लगता है जीवाणु के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी कुपोषण के कारण नहीं होते हैं? कुपोषण जानते हैं ना? तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो कुपोषण के कारण नहीं होता है? जैसे स्कर्वी, एनीमिया या डायबिटीज, बेरी। तो ये किसके कारण नहीं होगा? तो स्कर्वी भी हो सकता है, क्योंकि स्कर्वी रोग आप जानते हैं किसकी कमी से होते हैं। और वही हम मतलब कि क्या वो विटामिन की कमी से होते हैं। एनीमिया भी आप जानते हैं कि आयरन की कमी से होते हैं। ये भी कुपोषण में आएंगे। विटामिन, आयरन ये सब कमी होते हैं तभी आयरन मतलब कि कुपोषण का शिकार कहा जाता है, कुपोषण बीमारी है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कुपोषण का कारण नहीं है। लेकिन डायबिटीज़ ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ में क्या होता है कि इन सब की मात्रा क्या होता है, बढ़ने ही लगते हैं शरीर में। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि डायबिटीज़ कुपोषण की कमी के कारण मतलब कि नहीं होता है। ठीक है, कुपोषण का कारण डायबिटीज नहीं है। अगला है ये सब क्वेश्चन आप सेल्फ क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेंगे वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। वहाँ से ऑप्शन से ही समझना था। क्वेश्चन के पढ़ के ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। जो ऑप्शन नहीं होगा उसको हटा सकते हैं, जो होगा थोड़ा सोचिएगा अपने आप आने लगेगा। सब क्वेश्चन मतलब याद नहीं किया जाता, सब क्वेश्चन रटा नहीं जाता है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन को हटा सकते हैं। इस तरीके से इजी भी क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। अगर वो आप नहीं पढ़े हैं, अचानक आ गया, मतलब कि ऐसे तो जो बहुत पढ़ के गया रहता है उसको तो सारा क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। लेकिन कम मेहनत करके गए हैं, कम पढ़ के गए हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके डायरेक्ट आंसर पर तक पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोग थोड़ा समझदारी से पढ़िए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एसटीडी नहीं है? जोनोरिया या कैनोरिया या साइफिल्स या डिप्थेरिया?
तो कह रहे निम्न में से कौन एसटीडी का जो बीमारी है वो नहीं काउंट किया जाता, नहीं है। तो ये कौन सी बीमारी है? तो डिप्थेरिया। क्या है? डिप्थेरिया। और यहाँ पर है एसटीडीएस के जो फैलने के लिए कौन सा सामाजिक कारण उत्तरदायित्व है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है कि वेश्यावृत्ति के कारण फैलते हैं, या सेक्सुअल डिसहार्मोनी के कारण, या पारिवारिक कलह के कारण, या इनमें से सभी के कारण। तो किसके कारण ये फैलते हैं? तो ये इन सब रीजनों से फैलते हैं। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेप्रेसी के बारे में वहाँ पर हम लोग देखे थे, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। कह रहा है कि लेप्रेसी एक है, क्या है? बैक्टीरियल रोग, फंगल रोग, या वायरल रोग, या प्रोटोजोअल रोग। तो ये लेप्रेसी जो होती है वो किस प्रकार का रोग होता है? तो ये आपका बैक्टीरियल रोग होता है। कैसे? तो ये बैक्टीरिया से फैलता है, बैक्टीरियल होते हैं लेप्रेसी। कौन सा कैसा रोग है? बैक्टीरियल रोग है। बहुत सारा वायरस जनित रोग होते हैं, बहुत सारा प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं, फंगल रोग होते हैं। तो लेप्रेसी किसका उदाहरण है? तो ये ऐसे भी पूछ सकता है कि लेप्रेसी किस रोग का उदाहरण है, किसके कारण फैलते हैं? वायरस के कारण, बैक्टीरिया कारण, फंगल, या प्रोटोजोआ। तो क्या है? तो लेप्रेसी एक बैक्टीरियल रोग होते हैं। HIV शरीर के किस द्रव्य में पाया जाता है? ब्लड में, सेमन, या CSF में। तो ये HIV कहाँ मतलब कि फैल जाता है, या किस द्रव्य में जाके मिल जाता है? तो ये आपका इन सब में मिल जाता है, ब्लड में भी, सेमन में भी, और CSF में। इन तीनों में क्या होता है? तो ये HIV शरीर के जो द्रव्य होता है, मतलब कि द्रव के रूप में पाया जाता है इन सभी में। इसलिए ना इसको मतलब एड्स को, HIV को बहुत ही क्या माना जाता है? खतरनाक माना जाता है, डेंजरस डिजीज में काउंट किया जाता है। अगला है कि इंटीरियर फीवर को किस नाम से भी जाना जाता है? मतलब कि जैसे होता है ना एक चीज़ का दो नाम, उसी तरीके से कह रहा है कि इंटीरियर जो फीवर को किस नाम से भी जाना जाता है? पोलियो, दिमागी बुखार, या टाइफाइड बुखार, या हृदय रोगी। दिमागी या मियादी बुखार भी कह सकते हैं, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इंटीरियर फीवर को टाइफाइड बुखार के नाम से जाना जाता है। या ऐसा रहेगा कि टाइफाइड बुखार को और किस नाम से जानते हैं? तो उसको इंटीरियर फीवर के नाम से जानते हैं। डेंगू को और किस नाम से जानते हैं? तो उसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये सब आपको मतलब कि पूछ सकता है, ये सब से क्वेश्चन बहुत बार अराइज हो चुका है। ठीक है, तो इंटीरियर फीवर को आप लोग जान गए कि किस नाम से जाना जाता है, तो इसे टाइफाइड बुखार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। कह रहा है कि PSC क्या है? सॉरी, BSC नर्सिंग कोर्स कितने समय का होता है? जो BSC नर्सिंग कोर्स होता है, ये होता है ना आप लोगों का BSC नर्सिंग कोर्स, BSC नर्सिंग कोर्स जानते हैं ना आप लोग? तो बहुत सारे किए भी होंगे BSC नर्सिंग कोर्स। वही कह रहा है कि BSC नर्सिंग कोर्स कितने समय का होता है, मतलब कि कितने साल आपने इस कोर्स में कॉलेज में दिए थे। तो ये कितने साल का होता है? तो ये तो लगभग सबको पता होगा। क्या पता है ना कि ये कितने वर्ष का होता है? तो ये आपका होता है कितने? 4 साल का BSC नर्सिंग होते हैं। और ANM 2 वर्ष का होता है। पहले 1 वर्ष का भी होता था, लेकिन अब 2 वर्ष का होता है। तो ये BSC नर्सिंग कितना का होता है? 4 ईयर का होता है। जैसे ग्रेजुएशन सब होता है ना, उस तरीके से ग्रेजुएशन ही इसको बोलते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री। और नर्सिंग वाले और जैसे आप लोग करते हैं उसको डिप्लोमा डिग्री भी कर सकते हैं।
जो एएनएम किए हुए हैं। अगला है कि डिलीवरी कर रहा है कि डिलीवरी का एक्सपेक्टेड तारीख होता है, जो डेट होता है, ईडीडी नाम से उसको जाना जाता है। तो कह रहा है कि निकालने का क्या विधि है। इसके बारे में, ईडीडी के बारे में हमने आपको मिडवाइफरी क्लास में बहुत डिटेल्स में बताए थे और वहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए आपको सारा कुछ समझाए भी थे, तो वो आप लोग देखे भी होंगे। और जो नया ज्वाइन किए हैं उन सबको मिडवाइफरी का फिर से क्लासेज होंगे, आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करिएगा। तो डिलीवरी के लिए मतलब ईडीडी जो होते हैं वो मतलब डिलीवरी एक्सपेक्टेड डेट होते हैं। तो कह रहा है कि निकालने की विधि इनमें से कौन सा है। जैसे कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं प्लस 280 डे, या इस तरीके से कितना डे ऐड करके उसको निकाला जाता है। तो ये कितने डे को ऐड करके निकाला जाता है, तो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और प्लस कितना 280 डे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में पूछ रहा है। तो फैमिली प्लानिंग के बारे में आप लोग जानते भी हैं, किस उद्देश्य से किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, वही पूछ रहा है आपसे कि मतलब कि फैमिली प्लानिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक, ये तो उसका उद्देश्य है ही, फैमिली प्लानिंग का उद्देश्य में है ना ये, कि मतलब कि ये इसीलिए तो फैमिली प्लानिंग किया जाता है कि मतलब कि जनसंख्या पर क्या हो, कंट्रोल हो, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, इच्छा अनुसार गर्भ धारण करना। उसके बाद आपका क्या है, ये आपको लगता है कहीं से भी सही है, उसके लिए तो फैमिली प्लानिंग की नहीं जाती है कि जब इच्छा हुआ तब हम मतलब कि तब गर्भ धारण किया जाए, ऐसे इसके लिए तो नहीं किया जाता फैमिली प्लानिंग। 2 गर्भ के बीच का अंतराल को नियंत्रण करना या उपयुक्त सभी। देखिए ये ऐसा होता है कि मतलब कि अगर ऐसा दिया रहता ये तो करेक्ट है, लेकिन ये आपका गलत है, इसलिए ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं। और 2 बच्चों के बीच का जो समय अंतराल है वो 3 वर्ष का होता है, यहाँ पर वर्ष का जिक्र है नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आपको बस चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या पूछ रहा है। वही आपको तीनों ऑप्शन सही दे दिया रहा था कि ये मतलब जनसंख्या वृद्धि पर रोक, और उसके बाद दिया रहा था कि 2 बच्चों के समय अंतराल की अवधि 3 वर्ष, इस तरीके से दिया रहा था, जो कि शुरू में क्वेश्चन भी देखने को मिले थे, और ऑल ऑफ दीज करके दिया रहा था। तो उस तरीके से आपको भी देखने, उस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। यहाँ से इस तरीके से भी पूछ सकता है, कोई एक ही ऑप्शन सही देगा और आपको यहाँ पर उपयुक्त सभी भी दे दिया है। आप तो देखिएगा, कहिएगा कि नहीं हाँ यही उपयुक्त ऑल ऑफ दीज दिया है तो यही होगा, आप मार के चलाइएगा और गलती हो जाएगा। यही सब होता है एग्ज़ाम में। इन सब चीज़ को आपको अच्छा से मतलब कि जितना मतलब पढ़े रहिएगा उतना कन्फ्यूजन कम होता है, सिंपल सा बात है। जितना आप पढ़ के जाइएगा उतना आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन कम होगा। और एक स्लोगन भी आपको पता ही होगा कि मतलब कि युद्ध में जाने से पहले अगर अभ्यास जितना किया रहता है योद्धा, तो उसका युद्ध में उतना ही कम ब्लड निकलता है। इसलिए आप लोग जितना पढ़ के जाइए रहेगा वहाँ पर उतना ही कम कन्फ्यूजन होगा और उतना ही सही करके आइएगा आप। ये बात आप लोग जानते हैं और यही सच है। अगर नौकरी लेना है तो पढ़ाई से भाग नहीं सकते हैं अभी। अगला है कि राष्ट्रीय डायबिटीज़, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर है, विश्व नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमने आपको विश्व, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तीनों में अंतर भी बता दिए हैं क्या क्या होता है। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि राष्ट्रीय डायबिटीज़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। 1982 में, 1984 में, 85 में या 87 में। तो ये कब आरंभ किया गया था, तो ये 1987 में आरंभ किया गया था। कब, तो 1987 में राष्ट्रीय डायबिटीज़ नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया गया था। ठीक है, डायबिटीज़ आप लोग जानते हैं ना, कि बताना पड़ेगा, जानते ही होंगे आप लोग डायबिटीज़। अगला है कि पोलियो की दवा पिलाने का
पिलाने के बाद पहचान करने हेतु बच्चे के जो मार्कर से निशान कहाँ लगाया जाना चाहिए, मतलब कि कहाँ लगाया जाता है। जब पोलियो का दवा दे दिया जाता है या पोलियो का दवा पिलाया जाता है तो उसको पहचान करने के लिए कि दोबारा नहीं पिए, एटलीस्ट वो तो तुरंत हटता नहीं है वो मार्कर। आप सब ने देखे भी होंगे, बचपन में सब पिया भी है, आप सब ने बहुत सारे ड्यूटी भी किए होंगे, तो बहुत सारे बच्चे को पिलाए भी होंगे। तो मार्कर से जो वहाँ पर निशान लगाया जाता है, जो कि फिक्स मार्कर रहता है, कुछ दिन तक रहते हैं, धीरे धीरे अपने आप हट जाते हैं। और आपने इलेक्शन समय में वोटिंग करने गए होंगे तो वहाँ पर भी उस मार्कर का उपयोग किया जाता है वोटर को, मतदाताओं को चिन्हित करने के लिए। यहाँ पर भी चिन्हित करने के लिए मार्क किया जाता है। तो कहाँ पर लगाया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये कहाँ पर लगाया जाता है, तो ये उल्टे हाथ के सबसे छोटी उंगली पर कहाँ पर लगाया जाता है। तो हाथ का ऐसे सीधा होता है ना, तो सीधा पे तो नाखून आएगा नहीं, हाथ को उल्टा किया जाता है और उसके जो सबसे छोटी वाली जो उंगली होती है उस पर लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ा सा और भी वर्क है, और मतलब कि इसमें अगर हम बात करें तो आगे का क्लासेज में आपको या तो 1-2 क्लास और खींचते हैं इस टॉपिक को, नहीं तो हम लोग टॉपिक चेंज भी कर सकते हैं। आप आना तो और फिर है इस टॉपिक पर, क्योंकि इसका कुछ सवाल बच जाएंगे फिर भी, या तो न्यू टॉपिक देखेंगे या इसको 1-2 क्लास और कंटिन्यू करेंगे, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और आप लोग अभी जितना पढ़िएगा वो आपको एग्ज़ाम में उतना ही फ़ायदा मिलेगा, ये आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिए।